चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें हर एस्पेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया, एक एक राइट आपको समझाया गया, उसके रिलेटेड उसकी एक्सेप्शंस आपको बताई गई और उसके रिलेटेड जो आज की डेट में प्रैक्टिकल जजमेंट्स हैं कोर्ट की और जो रिसेंट सिनेरियो और ट्रेंड्स हैं वो हमने कवर कराए। तो टिल डेट अपडेट मेथोडोलॉजी के साथ वो कवर्ड हुआ। क्रिटिसिज्म का टॉपिक पेंडिंग था, आज उसे वाइंड अप कर देंगे और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का टॉपिक इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। हमने राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बेसिक फीचर से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से रिलेटेड पिछले जो लेक्चर डाले हैं फंडामेंटल राइट की चैप्टर सीरीज़ में, उसमें हमने राम जन्मभूमि का लैंड टाइटल डिस्प्यूट का सिस्टम भी डाला है। इनको पढ़ें, इनकी हेडिंग पे ना जाएं, इनकी डिटेलिंग में जाएं, आपको बहुत सारे मैकेनिज्म समझ आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस कैसे इस्टेब्लिश होते हैं। ये सारे एक्सप्रेशंस आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आज हम क्रिटिसिज्म पर बात करेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के अपने ही लेवल पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, क्रिटिक्स उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम सिंपली इसे बुकिश टर्म में एक्सप्लेन ना करके उस तरह से करेंगे जैसे हम करते हैं। हम हर एस्पेक्ट को आपके सामने स्थापित करेंगे। वो इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपने ये चैप्टर अब डीप डेप्थ में कर लिया है। पहला क्रिटिसिज्म यहाँ पर बात करता है कि एक्सेसिव लिमिटेशंस। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनका मानना यह है कि इस चैप्टर का नाम बदल करके फंडामेंटल राइट की बजाय लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट रख देना चाहिए या फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स लिमिटेशंस रख देना चाहिए। वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में इतनी सारी एक्सेप्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, क्वालिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशंस हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक हाथ से फंडामेंटल राइट्स दे रहा है और दूसरे हाथ से उन फंडामेंटल राइट्स को ले रहा है। तो इससे ये महसूस होता है कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में किसी तरह का कोई रियल बेनिफिट आपको डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। बीइंग अ सिटीजन आपको उसका लाभ मिल ही नहीं रहा है। अरे नेट बंद नहीं हो रहा है, ये स्थापित करने की कोशिश की गई। चलिए अब हम आपको बताते हैं ऐसा नहीं है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का क्या पर्पज़ है। हमने ये डिसाइड किया कि इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स ग्रुप में ऑर्गेनाइज हुए, ग्रुप से सोसाइटी बनी और सोसाइटी ने अपने कॉमन, सोसाइटी में हर इंडिविजुअल का कॉमन इंटरेस्ट अचीव हो, वो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर सके, अपनी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल ग्रोथ कर सके। उसके लिए हमने एक रूल बेस्ड सोसाइटी बनानी चाहिए। जब हमने रूल बेस्ड सोसाइटी बनानी चाहिए तो हमने चाहा कि एक स्टेट बनाया जाए और जो सोसाइटी में डिस्क्रिपेंसीज होंगी, जो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, उनको हम सोसाइटी से डिस्कार्ड करेंगे। वो नियम के आधार पर ही होंगे, नियम से समाज चलेगा। तो हमने स्टेट फॉर्म किया और उस स्टेट के तहत हमने स्टेट को काफ़ी सारी पावर्स दे दी। और जब हम स्टेट को इतनी सारी पावर देते हैं, उसका पर्पज़ ये होता है कि स्टेट के पास एक अथॉरिटी हो, क्योंकि बिना अथॉरिटी के आप रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा सकते। आपने एक रूल रेगुलेशन बना दिया, लेकिन अगर ऑथराइजेशन ही नहीं है किसी तरह की उस रूल और रेगुलेशन को एनफोर्स करने की, एग्जीक्यूट करने की, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन। तो उसकी कोई ना कोई अथॉरिटी देनी पड़ती है। जैसे 75% अटेंडेंस का रूल है कॉलेज में, उसकी फिर एक अथॉरिटी आपने है कॉलेज अथॉरिटी को दी है। वो ये है कि अगर आप 75% अटेंडेंस का रूल फॉलो नहीं करते तो आपका रोल नंबर रोक लिया जाएगा। अब जब ये रोल नंबर रोकने वाला डर ही नहीं रहेगा आपको, या दूसरा है पेनल्टी लगाई जाएगी, तो फिर आप 75% अटेंडेंस तो फुलफिल नहीं करेंगे अनलेस अनटिल की लेक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं और आप बड़ी स्ट्रांगली कन्विंस्ड है कि आपको लेक्चर लगाना ही। तो इस तरह से एक पावर देनी पड़ती है। स्टेट के पास अल्टीमेट पावर है, सुप्रीम पावर है, बहुत ज़बरदस्त अथॉरिटी है, ताकि सोसाइटी रूल रेगुलेशन के बेसिस पे चले, जिससे सोसाइटी का ही इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। उसके लिए स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए कई तरह के ऑर्गन्स हैं, जिसको हम बेसिकली गवर्नमेंट के तौर पर देख रहे हैं। उसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव प्रॉपर काम करे तो स्टेट की तरफ से एक गार्जियन भी एग्जिस्ट कराया गया है, दैट इज़ द जुडिशरी। जुडिशरी भी वहाँ पर वर्क कर रही है। लेकिन जब भी हम एक स्टेट को इतना पावरफुल बना रहे हैं और नेचुरली उस स्टेट को एक्सप्रेस ज़मीन पर कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ बॉडीज़ कर रही हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो जो स्टेट में वेस्टेड पावर हैं उनका यूज़ उन ऑफिस को, ऑफिस के जो बियरर हैं जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर्स जो हैं, वो मिसयूज़ कर सकते हैं स्टेट में वेस्टेड पावर का। और वो पावर मिसयूज़ कभी भी ना हो जाए, उसके लिए हमने राइट्स प्रोवाइड किए हैं सोसाइटी के हर एक मेंबर को। सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए स्टेट बनाया और स्टेट में एक पावर वेस्ट की, ताकि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको स्टेट पूरी तरह से एनफोर्स करे, ऑथराइज करे। और लेकिन स्टेट एक्सप्रेस होता है बाय द वे ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ द मशीनरी, इट इज़ द गवर्नमेंट, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर।
वो स्टेट में वेस्टेड पावर का मिसयूज़ ना कर ले, क्योंकि कोई ना कोई ऑफिस बियरर होगा, उसी समाज से उठ करके लोग आए होंगे, वो पूरे समाज को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके लिए उसी स्टेट के वाया अपनी बात को रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में। कॉन्स्टिट्यूशन वाणी है स्टेट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन उन सिटीजन्स को, उन मेंबर्स को, ऑल पर्सन्स को कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी, राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, मेंबर्स को, लेकिन ये राइट्स के पहले हमने उन इंडिविजुअल ने ग्रुप में आके, ग्रुप ने सोसाइटी में आके एक स्टेट भी तो बनाया है। स्टेट को भी तो पावर है, और वो पावर ही इसलिए दी गई है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट सब होते रहें, तभी तो स्टेट को पावरफुल बनाया गया है। वो पावर मिसयूज ना हो जाए, इसके लिए राइट्स हैं। ध्यान से समझिए, पावर स्टेट में वेस्टेड जो पावर है वो मिसयूज ना हो जाए, ऑफिस बियरर उसे मिसयूज ना कर लिए, इसके लिए राइट्स हैं। तो राइट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, टू प्रमोट यू, दैट इज द इंडिविजुअल, दैट इज द मेंबर। बट वही सोसाइटी ने, उन्हीं मेंबर्स ने स्टेट को पावरफुल भी तो बनाया है, क्योंकि वही पावर से तो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे जो पूरी सोसाइटी को करने हैं, और तभी सोसाइटी भी कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करेगी, हर इंडिविजुअल की एस्पिरेशन को सर्व करेगी, अगर वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हमने स्टेट को कोई मैंडेट दिया हुआ है। स्टेट का मैंडेट ये है कि सोसाइटी का ऑर्डर ऑलवेज बना रहे, एक पब्लिक ऑर्डर ऑलवेज बना रहे, एक मोरालिटी ऑलवेज बनी रहे। हमने ही ये डिसाइड किया है कि कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी बहुत सुप्रीम है, ये बनी रहे, डाइवर्सिटी ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहे, ये हम ही ने ऑर्डर दिया है। इन सारी चीज़ों को देखा है, और उसके बाद हमने ये देखा कि जब जब हमने इंडिविजुअल को राइट्स दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके मूवमेंट के फ्रीडम के राइट्स हैं, कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपको, लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, किसी पर्सन को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल गया, लेकिन वहीं पर स्टेट को हमने ऑथोराइज भी तो किया है कि उसी ही बड़े समाज में एक समाज ऐसा भी है जिसका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर है, जिसको हमें अक्षुण्ण रखना है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखना है। वो है आदिवासी समाज, वो है ट्राइबल सोसाइटी। तो आप ट्राइबल एरियाज़ में नहीं जा सकते, आपकी एंट्री वहाँ पर बैन है, क्योंकि उनका डिस्टिंक्टिव कल्चर, कस्टम, मैनर है। तो यहाँ पर अगर आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट रुका है, तो ये फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट रुके, इसकी भी अथॉरिटी स्टेट को आप ही ने दी है, क्योंकि एक सोसाइटी और है जिसे भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। समझ आई? एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना, अपने कल्चर को फुली डेवलप करना, अपनी एस्पिरेशन को रियलाइज करने के लिए आपको पूर्ण भारतीय क्षेत्रों में भ्रमण का अधिकार है। आपको कोई पाबंदी नहीं, आप कहीं भी जाएं, रुकें, ठहरें, बस जाएं, काम धंधा करें, कारोबार करें, रोजगार करें, आपको रोक नहीं। लेकिन किसी एक समाज का ऐसा भी तो अधिकार है कि वो एक ही जगह पर खुद को कन्फाइन करके रुके भी रहें, हर जगह भ्रमण नहीं करना चाहते, वो नहीं हर किसी से इंटरमिंगल होना चाहते, वो नहीं हर किसी की ओर जाना चाहते। उनका जीवन यापन उन्हीं जंगलों, उन्हीं संसाधनों पर है, उनका लाइफस्टाइल वही है, और वो चाहते हैं कि वो उनका वो कल्चर प्रोटेक्टेड रहे। तो आपकी मूवमेंट को वहाँ रोकना भी तो है, क्योंकि वो चाहते हैं राइट टू नॉट टू मूव। तो वो मूवमेंट का राइट भी नहीं मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं हमें वहीं पर रहना है। उसके बाहर वो अगर आते हैं, अपने एरिया से बाहर आते हैं, तो फिर वो किसी को उनसे इंटरमिंगल होने से रोकेंगे नहीं, तो वो खुद को भी तो उस क्षेत्र तक ही कन्फाइन कर रहे हैं ना। तो इसलिए हमने उस कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है, तो हमने उस पर लिमिटेशन लगाई। तो इसमें क्या बुरा किया? इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? तो हमारे राइट्स जो हैं उनमें कई तरह की एक्सेप्शंस हैं, कई तरह की क्वालिफिकेशंस हैं। हमें क्वालिफाइड राइट्स मिले हैं, एब्सोल्यूट नहीं मिले हैं। फिर दूसरी तरफ इसी समय में अगर हम देख लें कि आपको ये दिया गया है कि आप कोई भी ट्रेड, कमर्स, प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसी चीज़ में हमने ही, सोसाइटी ने ही स्टेट को ये भी तो मैंडेट दी है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज होने चाहिए। तो उसके लिए फिर अगर स्टेट ये चाहता है कि कोई प्रोफेशंस या कोई रिसोर्सेज एक्सक्लूसिव स्टेट मोनोपोली में कन्वर्ट करने हैं, तो वो उसे स्टेट मोनोपोली कन्वर्ट कर देता है, और फिर कोई और वो उस उद्योग धंधे में नहीं आ सकता। तो ये तो गलत नहीं है। हमने ही तो स्टेट को ये राइट दिया है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर दूसरी तरफ हमने एक तरफ ट्रेड एंड कॉमर्स की आज़ादी दी है, ऑक्यूपेशंस की, प्रोफेशन की, बिजनेस की आज़ादी दी है, लेकिन दूसरी तरफ हम ही ने स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कंट्री की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी हार्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर अगर हम बात करें तो ध्यान से सोचिए, यूरेनियम की बात करते हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, एटॉमिक साइंस की बात करते हैं, उसको हमने स्टेट के लिए रिजर्व रखा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये साइंस बहुत ही स्ट्रेटजिक साइंस है। यूरेनियम बहुत ही स्ट्रेटजिक रिजर्व है,
इस तरह के रिजर्व्स और साइंसेस अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ गए तो नुकसान पहुंच सकता है। तो हमने उसको स्टेट के लिए रिजर्व रखा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी की पूरी सोसाइटी रहेगी तो ही इंडिविजुअल के राइट रहेंगे ना। तो कोई किसी को, कोई एक पर्सन के पास अगर ये अथॉरिटी चली जाए कोई कंपनी, तो वो सोसाइटी को हार्म कर सकती है। तो हमने उसको रखा, जैसे कि न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट्स दे आर बीइंग ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट मशीनरीज, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स का ख्याल रखना है, लाइफ पे रिस्क है लोगों की, इसका ख्याल रखना है। सो मैनी थिंग्स आर देयर, तो इट इज़ तो मैंडेटरी। फिर दूसरी तरफ हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है। आप मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है, हम तभी तक, देखिए, हम तभी तक अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रफुल्लित कर सकते हैं जब तक हम सामाजिक मान्यताओं को, दायरों को भी अक्षुण्ण रखें। जब समाज ही नहीं होगा, सामाजिक मर्यादाएं ही खत्म हो जाएंगी, वह सारे दायित्व हमारे खत्म हो जाएंगे, तो हमारे वो अधिकार भी प्रफुल्लित नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे इंडिविजुअल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक राइट है। हम कार्टून्स बना सकते हैं, हम अखबारों में लेख लिख सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बातें रख सकते हैं, लेकिन ये कोई भी अधिकार देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी से ऊपर नहीं है। भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री संबंधों से ऊपर नहीं है। हमारे देश की यूनिटी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में ऐसा कोई भी फ्रीडम नहीं है कि आप किसी भी दूसरे समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करें। ये पहली बात। तो उनके समाज के तौर पर उनके धर्म की रक्षण होना भी बहुत अनिवार्य है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई भी ऐसी स्पीच नहीं है जिसमें आप लोगों को इंसाइटमेंट टू ऑफेंस की तरफ उनको भड़काएं, किसी तरह का ऑफेंस करने के लिए। धार्मिक भड़काऊ भाषण दें, जाति पात का भाषण दें, ऊंच नीच की बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करें, तो ये सब भी तो रोकना अनिवार्य है, क्योंकि समाज में हर किसी का विकास होना अनिवार्य है। तो ये तो करना जरूरी था। चाहे कोई आर्टिकल उठा करके देख लें, उसमें जो लिमिटेशंस या उसमें किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन, एक्सप्लेनेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो उनका एक पर्पज़ ये है कि वो उस राइट को यूजलेस बनने से रोक रही हैं। क्योंकि कोई भी राइट तभी तक ही राइट रहेगा अगर वो किसी तरह से दूसरे के लिए डेट्रीमेंटल नहीं हो रहा। और वो राइट, अगर स्टेट आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है तो सोसाइटी भी तो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती, इंडिविजुअल भी आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते। बिकॉज इफ द इंडिविजुअल्स विल बिकम आर्बिट्रेरी, देन द नेचुरल आस्पेक्ट, नेचुरल आउटकम विल बी द स्टेट विल बिकम ऑटोक्रेटिक। इसको समझिए आप इस बात को। तो आपको वो यूजलेस ना हो जाए, वो राइट टू मूवमेंट यूजलेस ना हो जाए। रीज़न बिंग कि फिर आपने राइट टू मूवमेंट किया, आप ट्राइबल एरियाज़ में चले गए, आपने उनके डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर, वहाँ महामारी फैला दी, उन लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी, आपने उनको र्यून कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म। तो उन लोगों का इस देश में बचने का कोई लाभ ही नहीं है। फिर बदले में वो आप पर आक्रमण करेंगे, सिविल वॉर लगेगी कंट्री में। तो अब मुझे आप बताइए कि वो राइट टू मूवमेंट का फिर कोई यूटिलिटी हुई? वो तो यूजलेस ही हो गया। फिर उस राइट की कोई गारंटी, कोई प्रोटेक्शन कहाँ रहेगी जब वो सिविल वॉर का ही आधार बन गया? इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कोई भी राइट है उसकी एक अपनी फुल यूटिलिटी है, जिस यूटिलिटी को उसे सर्व करना है। उस यूटिलिटी को सर्व करने से आगे उसका महत्व रुक जाता है। उसके आगे अगर उसे हम एक्सटेंड करते हैं तो वो यूजलेसनेस की तरफ बढ़ जाता है। और यूजलेस नहीं होने देना किसी भी चीज़ को, इस बात को हमें समझना है। कपड़े को एक सीमित बल तक ही मरोड़ा जा सकता है, उससे ज़्यादा मरोड़ेंगे तो फट जाएगा, उससे ज़्यादा निचोड़ेंगे तो फट जाएगा। हमें उसके आगे नहीं बढ़ना है, रुकना है। राइट्स को यूटिलिटी बनाए रखने के लिए उसमें ये लिमिटेशंस लगाई गई हैं। अब इसमें ये देखना जरूरी रहता है ऑलवेज कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का लेवल क्या है, यानी कि जो लोग पावर में हैं उनका देश के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कमिटमेंट कितना है। तो वो इन एक्सेप्शंस, क्वालिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशंस, रिस्ट्रिक्शंस को कितना को यूटिलाइज कर रहे हैं राइट्स को कर्ब करने के लिए। राइट्स को कर्ब करने के लिए वो इन्हें कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके खिलाफ समस्या है। अगर आप कहें कि लिमिटेशंस, एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशंस, रिस्ट्रिक्शंस आर बैड, विदाउट देम फंडामेंटल राइट्स आर बोगस राइट्स अकॉर्डिंग टू मी। द थिंग इज, आप किसी भी कार की उतनी ही स्पीड कर सकते हैं जितनी ज़बरदस्त उसमें ब्रेक्स हैं। टेल मी एनी व्हीकल ऑन दिस प्लैनेट जिसकी आप 5 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड करके दिखाइए, उसमें से मुझे ब्रेक हटाने दीजिए। कार की स्पीड इंजन से नहीं, ब्रेक पर निर्भर करती है। अगर अभी मैं उस एक गाड़ी से ब्रेक हटा दूं और उसमें मैं 5000 सीसी का इंजन लगा दूं, आप उसे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी नहीं चलाएंगे। उसका कारण यह है कि गाड़ी आपके आंगन में खड़ी है और अगर हल्की सी भी ढलान है, आप हाथ से गाड़ी को हिलाना
आप डरेंगे क्योंकि आपको पता है आप फिर अपने बल से उसे रोक नहीं पाएंगे एक बार अगर वो निकल गई। तो गाड़ी की रफ्तार इस बात पे निर्भर है कि उसमें ब्रेक्स कितने पावरफुल हैं। तभी तो आप 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, बिकॉज यू नो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर देयर। मैं जब चाहूंगा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम इज देयर, ABS, 1 सेकंड में गाड़ी रुकेगी, 1 सेकंड में रुकेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन यही पहली गाड़ियों में क्या होता था, जो दूसरी तार वाली ब्रेकें होती थी, आपको पता था कि गाड़ी कम करके रुकेगी और फिर बस 80 के ऊपर नहीं जाना अपने, तो तब गाड़ियाँ भी नहीं बनती थी वैसी वाली। आई बात समझ में? तो ब्रेक्स रिमूव कीजिए, फिर मुझे स्पीड करके दिखाइए, ब्रेक्स बेस्ट लगाइए, फिर स्पीड लेकर के दिखाइए। तो ये ब्रेक्स स्पीड बढ़ाने का काम करती है। ब्रेक्स मस्ट बी हेल्दी, ब्रेक्स हेल्दी होनी चाहिए। तो जितनी अच्छी तरह से ब्रेक्स लगी रहेंगी उतने ही बेहतर तरीके से फंडामेंटल राइट अपना पर्पस सर्व करेंगे। लेकिन ब्रेक ही दबा के रखिए, एक्सेलेटर ही नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। तो ये नहीं होने देना है हमें। ब्रेक ही दबा के बैठे रहो, ब्रेक ही लगा के बैठे तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, उस गाड़ी का भी क्या लेना। आप कहेंगे देखो ब्रेक बहुत अच्छी है और सर ने कहा था तभी स्पीड होगी, तो स्पीड ही नहीं कर रहे, ब्रेक दबा के बैठे हैं। बेटे एक्सीलेटर भी दबाओ, ब्रेक इसलिए दबाई थी क्योंकि एक्सीलेटर भी था, ब्रेक इसलिए दी थी ना। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वो कैसे, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस राइट्स ही राइट्स हैं। तो वो तो अनैर्की है। लगो बोलते रहो लेजिस्लेचर के खिलाफ कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी, ले तेरी गाली है वो वहाँ बहन सब चल रहा है और कितनी अच्छे लग रहा है। ये अनैर्की हुई, अराजकता हुई कि ये लोकतंत्र हुआ। तो एक बात याद रखना बेटा, अराजक समाज में किसी तरह के कोई भी अधिकार नहीं होते। अराजक समाज में केवल और केवल शक्ति और बल की सत्ता होती है, और देश शक्ति बल की सत्ता से नहीं चलता। देश चलता है लोकतंत्र में मिले हुए जनादेश से, और वो तभी चल सकता है अगर हम अराजकता से मुक्त हैं। अराजकता से मुक्ति देती हैं ये एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस, एक्सप्लेनेशंस, क्वालिफिकेशंस। इसलिए कुछ लिमिटेशंस तो चाहिए। सरकारें इसको अति से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और आपके अधिकारों को, आपकी आवाज़ों को रोकने का काम करती हैं। उसके लिए आप एजुकेटेड बने, अवेयर बने, उन लोगों को चुन करके, जीत करके भिजवाएं जो लोग आपकी नब्ज़ को समझें, पकड़ें, आपकी बातों को अंडरस्टैंड करें। अधिकारों की पालना ही करने मात्र से अधिकार जीवित नहीं रहते। अधिकारों को सदैव सुदृढ़ बनाए रखना पड़ता है, उन्हें हमेशा एनरिच करना पड़ता है, उन्हें हमेशा इंटैक्ट रखवाना पड़ता है। इसके लिए निरंतर कैंपेन करने पड़ते हैं, पढ़ना लिखना, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर ये जीवित रहते हैं। और जुडिशरी के माध्यम से ये होता रहता है। खोल दे गेट, बुआ खोल दे। आई बात समझ में? तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये स्टेट को एनार्किस्ट होने से रोकता है, ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके दायित्वों का एहसास दिलाता है, ये फंडामेंटल राइट्स की यूटिलिटी को बनाए रखता है, ये सोसाइटी के जो ग्रॉस राइट्स हैं उनमें इंटरफेयर होने नहीं देता है, और ये ओवरऑल हमेशा आपको ग्रोथ की दिशा में बनाए रखता है। इसलिए ये होता है, इसके बिना ये काम नहीं चल सकता। जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट है, आपको किसी भी तरह की प्रोसेशन की, मूवमेंट करने की आज़ादी है, आप कोई भी जलसा जुलूस निकालिए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। वहाँ पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि एम्बुलेंसेस भी निकलनी है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, असेंशियल सप्लाईज भी आनी ज़रूरी हैं, और बिजली पानी के प्रबंध भी यहाँ पर होने चाहिए, शौचालय भी होने चाहिए। ये सभी प्रबंध हैं तो उन चीज़ों की अनुमति हो रही है। इससे सरकार पर भी दायित्व आता है कि वो इन चीज़ों की, सभी चीज़ों के प्रबंध कराए, तभी अधिकारों का लाभ है, तभी अधिकारों का लाभ है ना। आप अपने केवल अधिकारों को ही प्राप्त कर लेना चाहते हैं और आप कहीं पर प्रोसेशन या रैली निकालना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह के कोई प्रबंध नहीं है, तो भी आप अधिकारों को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? राइट्स नहीं होंगे। तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो आपके राइट्स को और भी एनरिच करने में मदद कर सकती हैं अगर देश के नागरिक जागरूक है तो। और सरकारें अगर ऑटोक्रेटिकली बिहेव नहीं कर रही हैं, उसका कारण ये होगा कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, वेंडेटा पॉलिटिक्स ना करें, ज़िंदगी में गलती करके भी कभी किसी प्रांत, क्षेत्र, राज्य या किसी पर्सन का नाम यूटिलाइज ना करें, संस्थाओं की बात करें। यदि किसी को द्वेष है, रोष, यदि किसी को द्वेष तो होता ही नहीं, यदि किसी को रोष है तो केंद्र सरकार से होना चाहिए, किसी भी तरह के मोदी या शाह से नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार से होना चाहिए। किसी को आपत्ति है तो किसी भी तरह के लॉ से होना चाहिए, उस लॉ में गिवन पॉइंट्स से होना चाहिए। किसी को अगर अपने अधिकार रिस्टोर कराने हैं तो जुडिशरी से करवाने चाहिए, और अगर किसी को किसी जगह पे बदलाव करवाने हैं तो वो लेजिस्लेचर में जाके लॉ में कराने हैं। ये हो गया एक संस्थागत तरीके से काम करना, इंस्टीट्यूशनल मैनर में वर्क करना। आई बात समझ में? और ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है तो ही हम इन राइट्स को इंटैक्ट
एनरिच और अपलिफ्ट कर पाएंगे, वरना हम इन्हें खुद ही स्वतः ही ख़त्म कर जाएंगे। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। आई बात समझ में? अगला है नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट का एक क्रिटिसिज्म है कि ये किसी तरह के सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं देता। सेकंड पॉइंट यही था ना यार। हाँ, तो ये क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स देने की बात करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स से यहाँ पर अभिप्राय ये है कि ये किसी तरह से आपको राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता, राइट टू सोशल सिक्योरिटी नेट की बात नहीं करता, ये राइट टू रेस्ट की बात नहीं करता, राइट टू लेजर की बात नहीं करता। ये सारे राइट्स ये बताते हैं कि डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होते हैं। इनफैक्ट अर्स्ट वाइल यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी थे और इवन इनफैक्ट चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, कम्युनिस्ट कंट्री में भी है। तो ये आपकी कंट्री में नहीं है। चलिए देखिए, ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो उन कंट्रीज़ में होंगे और आपकी कंट्रीज़ में नहीं होंगे। इसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये क्यों है क्यों नहीं है। जब हम भारत की बात करते हैं तो उसमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में नहीं डाले। हमारे देश ने संविधान बनाते समय हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये देखा कि बहुत से राइट्स हैं, बहुत से राइट्स हैं। कुछ ऐसे राइट्स होंगे जिन्हें हमें गारंटी करना है और फिर वो राइट्स डिफेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट होंगे, वो राइट्स जस्टिशिएबल होंगे, यानी कि वो ऑटो इन्फोर्स्ड होंगे। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमें देने हैं, लेकिन वो छोड़ना है देश के ऊपर कि देश के पास रिसोर्सेज कितने हैं, देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आ गया, देश के पास पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी अचीव हुई है, सोसाइटी में अपने भीतर से इनबिल्ट रिफॉर्म्स कितने हो गए हैं, इकोनॉमी का स्केल कितना बढ़ चुका है, फिर वो राइट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। तो उन्होंने जो पहले राइट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, गारंटेड हैं, डिफेंडेड बाय हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पार्ट 3 में डाल दिया। जो दूसरे राइट्स हैं जो आपको आने वाले समय में समय दर समय मिलते रहेंगे, जितना देश के पास धन होगा, जितनी कंट्री की पॉलिटिकल मैच्योरिटी अचीव हो जाएगी, जितना सोसाइटी में इनबिल्ट रिफॉर्म अचीव हो जाएगा, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो भी राइट्स हैं सारे। आर्टिकल 36 से 51 तक, बेसिकली 36 स्टेट की डेफिनेशन है, 37 बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। 38 से 51 तक आपके वो राइट्स ही हैं, बट वो राइट्स गारंटेड नहीं है, डिफेंडेड बाय द कोर्ट नहीं है। वो राइट्स एक तरह से डायरेक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट, डायरेक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द, देखिए फंडामेंटल राइट्स आर नॉट द डायरेक्शन, फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स। ये आपको दो चीज़ें हो सकती हैं। आप घर में हैं, आप एक काम कर सकते हैं। पहली परिस्थिति में आप अपने छोटे बच्चे को ये कह सकते हैं, दो भाई हैं, दो बहनें या भाई बहन है, छोटे भाई को आप ये कह सकते हैं, टिफ़िन में खाना पड़ा है, तेरा अधिकार है कि तू वह खाना खा ले, तो वह खाना खा ले। तो वह उसका राइट है कि वो वहाँ से रोटियाँ लेकर के खा लेगा, ये राइट की फॉर्म में दिया। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बच्चे को अब हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि दोनों भाई बाहर खेलने जा रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कहीं गुम ना हो और इसे चोट ना लगे। है तो ये उस छोटे का राइट ही कि उसका राइट है कि वो कहीं गुम ना हो, चोट ना लगे और उसे भी खेलने का मौका मिले। लेकिन अभी उसे हम ये राइट की फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, अभी हम बड़े वाले को डायरेक्शन दे रहे हैं कि तू इंश्योर करी। इस तरह से ये वाले राइट्स जो हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन दी है स्टेट को कि आपको ये चीज़ें कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में इंश्योर करनी है कि ये चीज़ें मिले। और जैसे जैसे समय है तो लॉ बना करके फिर वो राइट्स बनते जा रहे हैं। जैसे 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, वो अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में था। लेकिन समय बीत जाने के बाद जब देश के पास इतनी मैच्योरिटी, इतना पैसा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल सिस्टम सारा आया, तो देश ने फिर 2002 में जा कर के उस डायरेक्शन को राइट में बदल दिया और वो डायरेक्शन स्टेट ने राइट में बदल दी। और आज 6 से 14 बरस तक आपके पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का डायरेक्शन नहीं है, ये राइट है और वो आर्टिकल 21A में है। ये समय समय पर हम प्राप्त करेंगे, एकदम से नहीं होगा। तो वो वाले राइट्स हैं। तो मुझे अब एक बात बताओ यार, ये कैसे राइट्स हैं? आप कह रहे हैं कि भाई सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट में नहीं है। अपनी औकात देके ना राइट देंगे भाई। जो राइट की बुक्कत ही नहीं, छोटे बच्चे को हम जाते समय कह के जा रहे हैं रोटी खा करके बुलेट चला लेना, घर में साइकिल भी नहीं खड़ी, घर में साइकिल भी नहीं है और उसको कह रहे हैं रोटी खा के बुलेट चला ली।
वो रोटी खा के बेड़े में निकला है, देख रहा है क्या है, और सामने साइकिल भी नहीं मिल रही उसको, तो वो क्या करेगा फिर? वो समझेगा कि फर्जी बातें थी, पापा बेवकूफ़ बना रहे थे। वैसे ही कहेगा ना। सोचो कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसी बातें करे तो लोग क्या कहेंगे? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा, फर्जी, जेब में पैसा नहीं, देश के पास औकात नहीं, और राइट देखो हमें कौन कौन से दिए हुए हैं। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लेजर, राइट टू रेस्ट। यहाँ खाने के वांदे हैं, सर पे छत नहीं, पहनने को तिचड़े नहीं, राइट टू लेजर। किधर लेजर करें? फुटपाथ पे, फ्लाईओवरों के नीचे? बेटा उस राइट टू एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उधर फैक्ट्रियाँ नहीं खुल रही, इधर एग्रीकल्चर को कुछ समझ नहीं आ रहा। समय आने पर 2005 में मनरेगा आ गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके तहत आपको इतने दिन का एक रोज़गार दे दिया, तो राइट टू वर्क का एक सिस्टम वहाँ से आया। फिर समय आने पर 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA आ गया, उसके तहत आपको इतना फूड ग्रेड। समय, देश संविधान कब से बना और 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है। समय लगता है चीज़ों में। उसी समय में फूड सिक्योरिटी एक्ट ले आते 1950 में। अभी खुद पता नहीं लग रहा कि अमेरिका PL 482 नाम की एड रिलीज़ करेगा कि नहीं करेगा। घर में भारत में अनाज पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ना ग्रीन रेवोल्यूशन किया ना कुछ किया, उधर से लोगों को राइट दे दिया, और वो पहुंच गए लोग जाकर सरकारों के पास कि 5-5 किलो पर मेंबर दे दीजिए अनाज, हम 5 लोग आ गए हैं, 25 किलो दे दो। हैं, और सरकार कह रही बेटे 3 किलो तुम्हारे अंठे में नहीं है, तुमको 25 किधर से दे दें? देश बेच दें? देश इस तरह से बाहरी हस्तक्षेपों से भर जाता। अगर हम देश पर इस तरह का आर्थिक दबाव बना देते पहले ही दिन से, देश कई बड़े बड़े औपनिवेशिक ढांचों के तहत, कई बड़ी बड़ी MNCs, कई बड़ी बड़ी कंट्रीज का कर्जदार होता, उनके भीतर दबाव होता, और फिर वो बाद में वह करते जो आज डेट ट्रैप में लेकर के चाइना कर रहा है। आज चाइना श्रीलंका से लेकर के यूरोप तक, ग्रीस जैसी कंट्रियों के एक से एक बंदरगाह अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, और आज वहाँ के लोग कौतूहल मचा रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं कि हमारी लैंड चले गए। वहाँ की सरकारें मुंह देख रही हैं कि हमारा कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता, क्षेत्र हमारा है, लेकिन आगे बैरिकेड लगे रहते हैं कि चाइनीज़ ऑफिशियल गेम देख रहे हैं, चाइनीज़ ऑफिशियल टेरिटरी मेंटेन कर रहे हैं। ये कैसे चल रहा है? देश छिन्न भिन्न हो जाता पूर्ण रूप से अगर हम अति से ज़्यादा आर्थिक बल उस पर डालते। जे बिल्कुल वैसा ही है, बेबी मुझे आज कपड़े चाहिए, और जेब में चवन्नी नहीं। किसी से कपड़ा, किसी से पैसा पकड़ के बेबी को कपड़े दिला भी दो। बेबी यहाँ कोई भी हो सकता है, ये जेंडर ओरिएंटेड वर्ड नहीं है, पहले ही बता दूँ, लड़का लड़की दोनों बेबी हो सकते हैं। तो बेबी मुझे कपड़े चाहिए, जेब में चवन्नी नहीं, बेबी ले गए कपड़ा लेने, और जाके कर्जे करके कपड़े लेकर के आ गए। एक दिन कर्जा करके लाओगे, 2 दिन करके, तीसरे दिन कर्जेदार तुम्हारे कपड़े उतरवा लेगा, बेबी फिर पड़े रह जाएंगे, फिर बैठे रहना बिना कपड़ों में। बेबी दूसरे को बेबी के साथ जचेगा? कर्जदार बेबी। इस तरह से देश कहीं बेबी ना बन जाए, उसके लिए ये कोशिश की कि भैया हमें नहीं नकलें करनी किसी USSR की, चाइना की, या किसी डेवलप्ड यूरोपियन नेशन की। सबसे पहला कंसेप्ट है घर अपना घर मजबूत करो, पहले अपना देश मजबूत करो, फिर हम कर लेंगे टॉवर टप्पे, लेजर भी हो जाएगी, रेस्ट भी हो जाएगी, पहले काम तो दो। राइट टू रेस्ट दे दिया, और आपको आज की डेट में तो पता ही नींदें कितनी आती। साल 2 साल काम करके कह रहे आई वॉन्ट राइट टू रेस्ट, मैं काम नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट राइट टू लेजर, मुझे कोई लेजर नहीं मिल रहा। ऐसे राइट कैसे देते बेटे? देश को कमा कमा के उन्होंने 100 रुपये में से 40 रुपये टैक्स भरते हैं, वो देश को कमा कमा के टैक्स भरते हैं। फिर वहाँ की सरकारें उनको कहती हैं 67 ईयर में आप रिटायर होंगे, फिर आपका एक सीनियर सिटीजन पेंशन हम चलाएंगे, और फिर हम आपको समय समय पर वो भी देंगे, आपकी किस्तें, जो आपका सुपर एनुएशन फंड था उसमें से पैसा रिलीज़ करेंगे, आपको 4 दिन 4 रातें 5 दिनों का हॉलीडे मिलेगा, घुमाना, चले जाना। जैसे बैंक वाले पोर्ट ब्लेयर भेजते हैं ना अंडमान निकोबार बैंक वालों को, उधर चले जाते हैं घूमने में, दूर, वो कहते हैं दूर तक की LTC कहाँ जाती, दूर तक एकदम, LFC कहते हैं, LTC ऐसा कुछ होता है, कहते हैं सबसे दूर तक अंडमान निकोबार, वहीं चले जाते हैं। दिस इज़ द गेम। कमा के देश को कुछ दिया नहीं, को टैक्स कटाया नहीं, को रेवेन्यू बना नहीं, को पेंशन फंड में आया नहीं, लगे लेजर और रेस्ट मांगने, लगे एम्प्लॉयमेंट। ऐसे नहीं होता, समय लगता है। पहले ही दिन देश को कर्जाई करने, गिरवी करने का इरादा है उन लोगों का जो क्रिटिक्स बन के बैठे हुए हैं, कि इनके पहले दिन पांडे टींडे बर्तन बिकवा दो, बाद में भोजन खाने लायक ही ना रहे। तो हमने पहले वो राइट्स फंडामेंटल दिए जिनके बिना जीना ही दूभर हो जाएगा, जिनके बिना जीना ही दूभर हो जाएगा, मतलब एकदम ख़त्म हो जाएगा, उनको हमने दे दिया फंडामेंटल राइट के फॉर्म में। और जिनके जो राज्य के ऊपर प्रेशर है, जो धीरे धीरे राज्य खुद देगा, क्योंकि फिर पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं 5-5 साल पे, तो आप रोज़गार को मुद्दा बनाएंगे मैनिफेस्टो में,
आप मुद्दा बनाएंगे कि भाई हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, राइट टू वर्क देंगे, राइट टू बेटर लिविंग कंडीशंस देंगे, तो उसके लिए फिर आप लोग सरकारों पे दबाव बनाएंगे, सरकार ऑन द टोज काम करेंगी, चुनाव जीत करके जो लोग आएंगे वो काम करेंगे, धीरे 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 वो स्टैट्यूटरी राइट्स बनते जाएंगे, लीगल राइट्स बनते जाएंगे। आई बात समझ में? देश कोई भी घर भी ऐसे ही चलता है ना। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का एक अधिकार देते हो, वो कहते हैं मैंने स्कूल में नहीं पढ़ना, मैंने स्कूल में पढ़ना है। एक से दूसरा, दूसरे तीसरा स्कूल जरूर बदलवा लेते होंगे आपसे, लेकिन एक स्टैंडर्ड के स्कूल ही बदलवाते हैं ना, एक ही लेवल के स्कूल होते हैं ना वो। लेकिन अब वही एक दूसरी फैमिली से खुद को कंपेयर करें, उनके बच्चे भी स्कूल ही बदलवा रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही कैटेगरी के स्कूल बदलवा रहे हैं, दूसरे लेवल के। सबका अपना अपना है, तो वो पहले परिवार उस सामर्थ्य तक पहुंचा है, फिर वो स्टैंडर्ड्स अचीव हो पाए, उसके पहले तो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी था। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स समय लगते हैं आने में, वो आ रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ये जिम्मेदारी दी गई है, जनता और अवेयर एंड अवेकंड हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे अच्छा कंस्ट्रक्टिव दबाव बना करके रखें, और वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर चुनाव ना लड़के आज इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ पर चुनाव लड़ें, और आपके इन्वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, जो कि लेजिटिमेट हैं, उनको सर्व करें। आप एजुकेटेड बने और आप उन लोगों से शौचालय मांगे, आप उन लोगों से रोज़गार मांगे, आप उन लोगों से बेहतर सड़कें मांगे, स्मार्ट सिटी मांगे, बेटर डिजिटल कनेक्टिविटी मांगे, बेटर सिटीजन चार्टर मांगे, आप उनके लिए सिंगल विंडो सर्विस सिस्टम मांगे, आप बेटर जुडिशियल मैकेनिज्म मांगे, ट्राइब्यूनल्स मांगे, वाटर डिलीवरी सिस्टम मांगे, स्वच्छ जल मांगे, स्वच्छ हवा मांगे। ये आप तब मांगेंगे जब एक तो आप अवेकंड होंगे, अवेयर होंगे, शिक्षित होंगे, और रोटी कपड़े मकान की ज़रूरत पूरी हो चुकी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। देन द पॉपुलर सॉवरेनिटी वेस्टेड विद यू, तो ये होगा पक्का, क्योंकि वो जीत के ही नहीं आएगा जो इन मांगों की पूर्ति नहीं करेगा। और मैनिफेस्टो में ये लिखने के बाद अगर वो पूर्ति नहीं करता तो गारंटी है कि उसे दोबारा मत जिताओ, लेकिन दोबारा उसे अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, गाँव के नाम पर, प्रांत के नाम पर वोट डाल रहे हो, तो फिर तो तुम बैठे रहो फिर मुँह उठा करके, फिर तो काम नहीं होना। ये आप पे छोड़ा गया, स्वयं विवेक पे छोड़ा गया। देश जितनी मैच्योरिटी अचीव करता जाएगा वैसा स्तर अचीव होता जाएगा। ओके, नो क्लैरिटी, ये कह रहे हैं कोई क्लैरिटी नहीं है, बड़ा एम्बिगस है, बड़ा वेग है, बड़ा इनडेफिनेट है। अच्छा, इनके मुताबिक ये क्रिटिक है, मुझे तो ये वर्ड अच्छे लगे कि इनडेफिनेट है कि नहीं। ऐसा ही तो होना चाहिए संविधान, सीमाओं से परे लेकिन फिर भी सीमाएं हैं। एक तरफ कहते हैं एक्सेप्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, क्वालिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन है, दूसरी तरफ कहते हैं वेग है। बताओ ये कैसे क्रिटिक्स हैं? खाली मतलब चाय पी के क्रिटिक्स करने लग जाते हैं। नो क्लैरिटी मतलब कहते हैं, वर्ड देखो कैसे हैं, वेग है सब कुछ। पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज, पब्लिक इंटरेस्ट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये वर्ड क्लियर नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, लिटरली ये वर्ड क्लियर होने चाहिए थे। संविधान कब बना था? 1950 में। इन वर्ड्स को अगर 1950 में क्लियर करके इनकी डेफिनेशन सेटल कर देते तो आज 2020 में हम कौन से दौर में जी रहे होते हैं? 1950 वाले। जो 1950 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और पब्लिक ऑर्डर के चैलेंजेस होंगे, 2020 में भी वही होंगे। ये किसने कहा? 2020 में पब्लिक ऑर्डर में साइबर क्राइम भी आता है। तब साइबर क्राइम का इलाका कुक्कड़ नहीं सुना था किसी ने, तब किसी ने सुना भी नहीं होगा कि कोई डिजिटल, तब किसी को पता भी नहीं था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला कॉल आएगा, है ना। तब तो तार चिट्ठी पत्र लिख रहे थे बैठ के। तो आज पब्लिक ऑर्डर तो अलग है और तब का पब्लिक ऑर्डर अलग था। आज की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलग है, तब की अलग थी। आज का माइनॉरिटीज़ को लेकर के आज की आवश्यकताएं अलग हैं, तब की आवश्यकताएं अलग थी। तब माइनॉरिटीज़ की आवश्यकताओं के तहत अगर मैं मान लीजिए कि माइनॉरिटीज़ की बात करें तो माइनॉरिटीज़ के विकास को लेकर के उनकी एजुकेशन, पर्सनल लॉ का सिस्टम बहुत डिफरेंट था। तब देश बन रहा था, कई तरह की अप्रीहेंशंस थी। आज इतने चुनाव देश, आम चुनाव देश चुका है, इतनी सारी संस्थाएं काम कर चुकी हैं, इतनी बड़ी बड़ी पदवियों पर, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे गवर्नर्स हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, माइनॉरिटीज़ वहाँ पहुँच चुकी हैं। आज स्थापित हो चुका है कि वाकई देश इंस्टीट्यूशनल मैनर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पालन करते हुए संवैधानिक ढंग से चल सकता है। तो आज अप्रीहेंशंस खत्म है, तो आज पर्सनल लॉ में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, माइनॉरिटी सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। आज महिलाओं के अधिकार ज़्यादा अक्षुण्ण हो गए हैं माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ से। ट्रिपल तलाक का अंत किया गया, कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये पहले नहीं हो सकता था, उसमें समय लगना था। अभी आई बात समझ में? तो इस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। इसको एक समय, एक दौर में बांधना अच्छा है क्या? जिस दौर में आप जी रहे हैं, एक तरफ से आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक बना दिया
और ऑर्गेनिक चीज़ वो होती है जो अपने सराउंडिंग में हो रहे परिवर्तनों को रिस्पॉन्स करते हुए खुद में परिवर्तन लाती है। अब ऐसे में जिन अवधारणाओं पर आधारित संविधान में परिवर्तन आने हैं, वह अवधारणा ही किसी काल खंड समय में सीमित कर दी जाएं, तो भविष्य में आप उन अवधारणाओं का इस्तेमाल करके परिवर्तन कैसे लाएंगे? उनको भी हमें फ्लेक्सिबल छोड़ना पड़ेगा। आपके पल्ले नहीं पड़ रही, आप उसे वेग बता रहे हो, आप उसे बता रहे हो तो एम्बिगस है, वेग है, तभी तो विस्तार होगा, तभी तो वाद होगा। विवाद है तो वाद होगा, विस्तार है, निचोड़ होगा, तभी तो जिरहा होती है, डेलिब्रेशन होती है। अगर सब कुछ परमानेंट फिक्स ही कर दिया तो डेलिब्रेशन काहे का? कंट्री डेलिब्रेशन से चलती, चाहे लेजिस्लेचर की बात हो चाहे जुडिशरी की बात हो। बेंच टू बेंच डेलिब्रेशन होती। 5 जजेस से कम की तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं हो सकती। उसके बड़ी बड़ी जजेस बनती हैं। केशव नंदा भारती केस 13 जज बेंच, इमेजिन करिए, 13 जज का तो बेंच ही बना हुआ है। और उसमें कंसेंसस, उसमें मेजॉरिटी से डिसीजन लेना है, लेकिन कोशिश है कि कंसेंसस अचीव करो। तो ऐसे में जिरहा होती है। जिरहा किन चीज़ों पे होगी? जो चीज़ें पहले ही पक्की फिक्स कर दी गई, ये पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, अब इस पर जिरहा क्या करो? इसका पत्ता उल्टा करके देखना जरा यार, ये देखना तुम्हें इमली का पेड़ लगेगा। पत्ता उल्टा करके देखो, सीधा रखो, वो पीपल का ही पेड़ है। लेकिन उस पर हम ये कह रहे हैं कि पीपल के पेड़ की यह उपयोगिताएं हैं, इस पर जिरहा कर लो जितनी करनी, कि यार मुझे लगता है इसकी उपयोगिताएं ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। समय बदल गया और आज हमें महसूस हुआ कि पीपल का एक पेड़ 23 एयर कंडीशनर के बराबर का काम करता है। आज इसकी ये वाली उपयोगिता ज़्यादा अच्छी लग रही है। इससे 50 साल पहले उपयोगिता अलग हो रही थी। तब पीपल के पेड़ की उपयोगिता थी पंचायती, कि यहाँ पर बैठ के पंच सरपंच बैठते हैं और निर्णय देते हैं, यहाँ पर लोग जुटते हैं, तो उसका सोशल पर्पस था। एक समय में रिलीजियस पर्पस था, आज तो उसका इकोलॉजिकल पर्पस है। तो पीपल के इन पर्पसेस को अब समझेंगे तो वो समय समय पर बदलेगा ना यार, तो वो वहाँ पर किया गया उन्होंने। इट इज़ वेरी क्लियर। सो ये चीज़ें डिबेट, डिस्कशंस और कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा हेल्प करती हैं, और यही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिक बनाती हैं। अगर उन्हें एक समय में बांध दिया जाता तो हमें आज अपना संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ जाती। हम एक नया संविधान बनाना पड़ता, जैसा कि बहुत सी कंट्रीज़ में हुआ। और ये मैं आपको गारंटी कर दूं, कहीं अगर पूर्णतः नया संविधान बनाना पड़ जाता ना बेटा आज की डेट में, इमेजिन कर लो संविधान किसका होता, किस दिशा में होता, किनका होता, और कौन निकल लेते। आई बात समझ में? संविधान की मूल आत्माएं वही हैं। मूल आत्माओं में तो कोई वेगनेस नहीं है। मूल आत्मा क्या कहता है? सेकुलरिज्म। इसमें कोई वेगनेस बताओ? बिल्कुल स्पष्ट है, सेकुलरिज्म है इक्वी डिस्टेंस, चल साइड, ओके रिपोर्ट। सेकुलरिज्म को और बेटर एक्सपेंड कैसे कर सकते हो? करी जाओ। उसको और बेटर एक्सपेंड करने के लिए सेकुलरिज्म में और कई सारे प्रावधान आई जा रहे हैं। उसमें जजमेंट आ रहा है कि भाई साबरीमाला में औरतें प्रवेश करेंगी, और बड़ा कर दिया उसको। लेकिन उसमें ऐसा कोई जजमेंट आ रहा है कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो मर्द अब तक प्रवेश कर रहे हैं उनमें से भी इन्हीं संप्रदाय के मर्द करेंगे। तो सेकुलरिज्म की तो धारणा बड़ी स्पष्ट है, उसको और बढ़िया बनाना है। तो हर पॉइंट को बढ़िया ही बढ़िया बना सकते हो, आगे जा सकते हो, इसलिए उसे लूज एंडेड छोड़ा है। जिसे आप वेग बता रहे हो, एम्बिगस बता रहे हो, वो एक्चुअली एवोल्यूशनरी है, ऑर्गेनिक है। मुद्दा यह है कि जिरहा कितनी हो रही है, डेलिब्रेशन कितनी हो रही है, कब होगी? अगर आप पढ़ेंगे, आप अगर विकसित हैं, आप यदि गुणी हैं, आप यदि ज्ञानी हैं, तो ये होगा। जब आपको इल का कुक्कड़ भी नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ होता है और उसमें कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, उसमें कुछ डेलिब्रेशन भी होती है, कोई जिरहा की जाती है, तो आप लोग तो बस बैठे हुए हैं रिसेप्टिव एंड पे और चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। फिर सवाल क्या करेंगे उन लोगों से जिनको थोड़ी बहुत ही जानकारी है? इसलिए सारे समाज के सुधार की जो जड़ है वो आप हैं, शिक्षा, आप ही को सुधारना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप कहेंगे पढ़ा